नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बता दें। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पर शिकंजा, जी हां, देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। इस बीच बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहाँ पर ईडी ने कस लिया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर शिकंजा। एक बार फिर से खुल गई है फाइल, जी हां, इनके बारे में विस्तार जानेंगे, लेकिन सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहाँ पर आपको बता दें कि भारत सरकार के मंत्री ने कहा है कि वैक्सीन न आने तक 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। जो बुरा दौर था वो गुजर चुका है। जी हाँ, सब कुछ खबरें जानेंगे। पालघर साधुओं की हत्या को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में, दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा जानेंगे, लेकिन इस बीच जामिया के हॉस्टल से खाली करने का सरकार ने आदेश जामिया प्रशासन ने कर दिया है। जल्द से जल्द खाली करो, सब कुछ जानेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि किम जोंग उन की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेटेस्ट वाली। जी हाँ, सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 37,000 को पार। अब तक आज 37,000 के मामले को पार करके 37,412 टोटल मामले हो चुके हैं। जबकि अगर बात करें हम आज राजस्थान की, तो 54 मामले राजस्थान में आए, टोटल 2720 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 62 मामले सामने आए, टोटल 1525 हो चुके हैं। कर्नाटका में भी आज 9 मामले सामने आए, टोटल 598 आए हैं। बिहार में भी 9 मामले, टोटल 475, जबकि हरियाणा में भी 12 आए, टोटल 369 हो चुके हैं। तो इस तरीके से राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। फेसबुक पोस्ट, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम पर देशद्रोह का केस दर्ज। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की मुसीबतें बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। विवादित फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। आपको बता दें कि फेसबुक पोस्ट में जफरुल ने लिखा था कि जिन मुसलमानों ने अरब देशों में अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी है, सैलाब आ जाएगा। हालांकि जफरुल ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए एक बार फिर से कल माफ़ी भी मांगी थी। हमने आपको बताया था कि सरकार और दिल्ली पुलिस किस तरीके से शिकंजा कसने वाली है, और आज ये बड़ी खबर आई है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जो कि अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को दिल से लाइक करें। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर खुश है। तो फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सिंचाई घोटाला फिर मुश्किल में घिरे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ईडी ने खोला केस। जी हाँ, सिंचाई घोटाले को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार परेशानी में पड़ गए हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ने विदर्भ सिंचाई विकास निगम द्वारा सिंचाई अनुबंधों को प्रदान करने में संदिग्ध अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दिया है। याद दिला दें कि महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एबीसी ने बीते साल दिसंबर में विदर्भ सिंचाई विकास निगम के तहत 12 परियोजनाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी थी। उस वक्त अजीत पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में डिप्टी सीएम थे, और क्लीन चिट मिलने के बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से फडणवीस की कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से फाइल उनकी खुल गई है, और वो सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे अनंत काल तक, लेकिन ईडी ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में कोरोना महामारी का बुरा दौर गुजर गया, वैक्सीन आने तक 2 गज दूरी बेहद जरूरी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है देश भर में लॉकडाउन तो नहीं रहेगा, लेकिन जो ये सिचुएशन है ये इसी तरीके से चलती रहेगी। यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान हमेशा अब रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आने में समय लगेगा, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक कोरोना वायरस का पूरी तरीके से जाना ये कहीं ना कहीं अपने आप में नहीं जा सकता है। ऐसी जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं, इसके बाद अब यही बड़ी खबर निकल के आई है कि सरकार के आदेशों का पालन करते हुए आप सभी को भी 2 गज दूरी और बेहद ज़रूरी का ये फॉर्मूला आप लोगों को भी अपनाना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। पालघर साधुओं की हत्या का एक आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे पालघर में 2 साधु समेत 3 लोगों की हत्या के एक आरोपी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। आरोपी को पालघर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी वाड़ा पुलिस थाने की कस्टडी में। बता दें कि पालघर में 2 साधुओं और ड्राइवर की पीट कर हत्या मामले में कोर्ट ने 101 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को पालघर के गढ़चिंचले मॉब लिंचिंग मामले में 101 आरोपियों को
ठहाड़ू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि जामिया ने जारी किया हॉस्टल खाली करने का फरमान, विद्यार्थियों से कहा तुरंत करो खाली। जी हाँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शुक्रवार देर रात तत्काल प्रभाव से छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों से अपने घरों जाने को कहा है, क्योंकि हॉस्टल में फंसे छात्रों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने परिवहन व्यवस्था की सुविधा भी कर दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने गर्मियों की छुट्टियों को घोषणा कर दी। अब अगस्त में विश्वविद्यालय खुलेगा, लेकिन डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके बाद सितंबर से शैक्षणिक सत्र 2020 की शुरुआत होगी। दाखिला आवेदन पत्र भरने की डेट बढ़ाई जाएगी और इसकी जानकारी 4 मई के बाद जारी कर दी जाएगी। इसी के आधार पर दाखिला आवेदन पत्र और दाखिला प्रवेश परीक्षा के लिए दिशा निर्देश बनेंगे। इस दौरान लाइब्रेरी व सभी विभाग भी बंद रहेंगे। रजिस्ट्रार AP सिद्दीकी की ओर से छात्रों और शिक्षकों कर्मियों को ये नोटिस जारी किया गया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच सरकार ने करोड़ों खातों में भेजे 500 रुपए, जाने कब से निकाल सकेंगे आप। जी हाँ, कोरोना संकट से देश में बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 3 को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब परिवारों पर हो रहा है और इन्हीं की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये डालने के ऐलान के बीच इस बार माना जा रहा है कि ये तीसरी रकम आई है। 3 महीने में इस बीच कड़ी मेहनत सरकार महिला धन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक में 500 रुपये डाले जा रहे हैं। इस बार दूसरी किस्त भेजनी शुरू हो चुकी है। 500 रुपये की रकम खाता धारकों के खाते में ट्रांसफर होने लगे हैं। यह रकम महिला जनधन खाता धारकों को दी जाएगी, यानी दूसरी किस्त है। पहली किस्त अप्रैल में दी जा चुकी है और ये मई में दूसरी किस्त आपको मिलने वाली है। और दूसरी किस्त का मतलब है कि आपको दूसरा सिलेंडर भी मिलेगा। जी, अगर आप उज्ज्वला योजना के तहत हैं तो पहले सिलेंडर आपको 1 अप्रैल को मिला होगा और इस बार अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो दूसरा सिलेंडर भी इस महीने मिलेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मंत्रियों व विधायकों के खर्चों में कटौती करेगी योगी सरकार, लिया कई अहम बड़े फैसले। जी हाँ, कोरोना संकट की वजह से देश और दुनिया में त्राहिमाम मची है, लेकिन इस बीच योगी सरकार भी यूपी में खास करके लोगों के, खास करके कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा तो कटौती नहीं कर रही, सरकारी कर्मचारियों में, लेकिन इस बीच अपने विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते में कटौती जरूर कर रही है। यही एक बार फिर से योगी सरकार ने जिन विधायकों और मंत्रियों ने इस बार गर्मी की छुट्टियों में विदेश घूमने की जो यात्राएँ बनाई थी और जिनमें जो पूरा पैसा खर्च होने वाला था, उन सब में पूरी तरीके से रोक लगा दी है और उन सब के 1-1 रुपया इसी कोरोना वायरस संक्रमण में लगेगा, जिससे 1000 करोड़ जी हाँ 1000 करोड़ रुपए बचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 33 लाख को पार। 33,44,000 कन्फर्म केसेज अब तक हो चुके हैं। 33,46,000 कन्फर्म के बीच 2,38,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका की बात करें तो 11,30,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 65,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,16,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 25,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,07,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 28,000 लोगों की मौत हुई है। यूनाइटेड किंगडम में 1,77,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 27,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,64,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 67 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,30,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 24,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 1,24,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 12 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया भर का आंकड़ा। फिलहाल मौत की अटकलों के बीच पहली बार सामने आया तानाशाह किम जिया, वायरल हुई तस्वीरें। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर से अपनी मौत के अटकलों के बीच शुक्रवार को लोगों के बीच नजर आया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किम ने राजधानी प्योंगयांग के पास सुचोन में एक फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन किया है। पिछले 1 महीने में उनके स्वास्थ्य और मौत को लेकर कई तरह के अटकलें और दावे किए जा रहे थे, लेकिन करीब 3 हफ्ते बाद उन्होंने फिर से जनता के बीच देखा गया। किम 11 अप्रैल को पोलित ब्यूरो की मीटिंग के बाद नजर नहीं आया था। इसके बाद से उन्हें लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब वहां की मीडिया ने ही कुछ तस्वीरें साझा करके उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी जमात को हीरो बताने वाले मुस्लिम IAS अधिकारी को कर्नाटक सरकार ने किया तलब। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटका में कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी को लेकर एक IAS अधिकारी ने हीरो बताया था और इसके बाद
आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने को पूरी तरीके से कर्नाटका सरकार ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सरकारी गाइडलाइंस जारी। आपको बता दें कि ऑनलाइन खरीद सकेंगे मोबाइल समेत पहले की तरह चीज़ें। जी हाँ, जल्द ई कॉमर्स कंपनियों को मिल सकती है छूट। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को छूट दी गई है। सरकार के इस आदेश के बाद से ही अब ई कॉमर्स कंपनियां अपना काम शुरू करने में जुट चुकी हैं, ताकि अब एक बार फिर से ग्राहकों तक गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी हो सके। हालांकि रेड जोन में ये कंपनियां केवल जरूरी वस्तुओं की ही डिलीवरी करेंगी। अमेजॉन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार के इस आदेश के बाद ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों को ई कॉमर्स चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मुंबई में अकेले देश भर के 20% कोरोना केस। हॉटस्पॉट इलाकों में बढ़ने के बाद बड़ी धड़कन। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या अब तक 37,000 को पार कर गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 11,000 से ज़्यादा संक्रमित मुंबई से केवल मुंबई से महाराष्ट्र में ही निकल के आए हैं। ऐसे में 20 से ज़्यादा फीसदी लोग मुंबई में ही अकेले निकल के आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जगह जगह पर कोरोना संक्रमित है, लगातार टेस्ट किया जा रहा है और जिस तेज़ी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये उद्धव सरकार की मुसीबत बढ़ा दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कापस हेड़ा में कोरोना का कहर। एक ही बिल्डिंग के 41 लोग पॉजिटिव। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला थमता नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली के कापस हेड़ा की एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। असल में दिल्ली के कापस हेड़ा में एक मकान के 18 अप्रैल को कोरोना का मामला सामने आया था। घनी आबादी इलाका देखते हुए प्रशासन ने 19 अप्रैल को इलाके को सील कर दिया था। इसके बाद यहाँ 95% लोगों के सैंपल 20 अप्रैल को लिए गए थे। 80% के सैंपल 21 अप्रैल को लिए गए। यहाँ सैंपल नोएडा की NIB लैब को भेजे गए। कुल मिलाकर 175 लोगों के सैंपल में 67 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आ जाई है। इनमें से 41 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि 10 से 12 दिनों में जो रिपोर्ट आई है वो पूरी नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से एक ही बिल्डिंग में इतने बड़े पैमाने पर लोग मिले, माने जा रहे हैं कि उस बिल्डिंग के सारे लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब तक क्या क्या हुआ, हम आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें कि आज 1100 मजदूर घर जाने के लिए तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। इस समय वर्तमान की बात है, जहां पर तिरुवनंतपुरम से ये रेल चलाई जाएगी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 3000 लोगों की रोज़ घर वापसी होगी जम्मू कश्मीर से फंसे हुए लोगों की। महाराष्ट्र में 847 मजदूरों को लेकर नासिक से यूपी के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो गई है ट्रेन, जो कि कल सुबह 10 बजे पहुंच जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड की बात करें तो दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घरों को रवाना हो गए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र से जो चली थी। प्रयागराज की बात करें तो 137 छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी 1 लाख लोगों की दूसरी राज्यों में हुई है पहचान, लाने का काम जारी चल रहा है। राजस्थान में फंसे हरियाणा के 1300 लोगों को भी राज्य सरकार ने निकाल दिया है। मध्य प्रदेश से वापस लाए गए हैं यूपी के 5259 लोग। वाराणसी में भी फंसे 21 हिमाचल प्रदेश के लोगों को हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया है। घर वापसी के लिए उत्तराखंड के भी 87,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। तो इस तरीके से लगातार अब लोगों के आने जाने का क्रम तेजी से चल रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में अभी नहीं खुल सकती शराब की दुकानें। सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे अंतिम फैसला। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 2 और हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये 4 मई से प्रभावी होगा। लॉकडाउन के चलते शराब के ठेके और दुकानें भी बंद हैं। इस मामले से यूपी के आबकारी आयुक्त बी गुरु प्रसाद ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया है कि शराब की दुकानें खुलने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया। प्रसाद के मुताबिक सरकार की तरफ से जैसे निर्देश प्राप्त होगा उसी तरीके से काम किया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी अस्पतालों में HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से हो रहा है मरीजों का इलाज। रेमडेसिविर टीकों को मिली अनुमति। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका में अभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवा से इलाज चल रहा है और ऐसी बात नहीं है कि कारगर नहीं, काफ़ी लोगों की जान बचा चुकी है और अभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका में। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए अधिकतम 3 लाख करोड़ राहत पैकेज ला सकती है सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार 17 मई तक लॉकडाउन की फिर से घोषणा कर दी। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की लगातार इजाफा हो रहा है।
लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो सकता है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि कोरोना संबंधी खर्च अधिकतम 60 अरब डॉलर यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। वहीं सरकार को इस बात का डर है कि अगर इसे ज़्यादा खर्च होता है तो भारत की क्रेडिट रेटिंग घट सकती है और इससे अर्थव्यवस्था को बुरा नुकसान होगा। इस सप्ताह रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा था कि भारत का फिलहाल आउटलुक और ज़्यादा बिगड़ता है तो रेटिंग पे दबाव बढ़ जाएगा, यानी सब कुछ देखना भी है सरकार को। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।